नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सारणिक। इस अध्याय को हमने 7 भागों में बांटा है। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सारणिक की भूमिका तथा सारणिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, सारणिक को हम इंग्लिश में डिटरमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि आखिर ये सारणिक अर्थात डिटरमिनेंट्स होते क्या हैं। दोस्तों, हम n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह a जहाँ के बराबर होगा aij के, उसे हम एक संख्या जो कि वास्तविक भी हो सकती है या फिर समीश भी हो सकती है, उसके द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसको कि हम वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। आइए इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में जानते हैं। यदि हमारा m कोई वर्ग आव्यूहों का समुच्चय है तथा k जो है वो सभी संख्याओं का समुच्चय है, जहाँ से कि हम एक रिलेशन ड्रॉ कर पा रहे हैं जो कि है fm to k, जहाँ पर fa जो होगा वो हमारा k के द्वारा परिभाषित हो रहा है, अर्थात जो a है वो m में बिलोंग कर रहा है और जो k है वो k में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो fa होगा वो हमारे a का सारणिक कहलाएगा, जिसको कि हम मॉड a लिखकर या फिर डिटरमिनेंट a लिखकर या फिर त्रिभुज के द्वारा परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी परिभाषा जिसमें कि हमने सारणिक के बारे में जाना है। आइए अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर हमने एक वर्ग आव्यूह लिया है जो कि है a बराबर ABCD, जो कि इसके एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हमने इस आव्यूह को इस रूप में लिखा है जिसमें कि हमने इसके सभी एलिमेंट्स को मॉड के अंदर लिखा, जिसको हम फिर उनके कोटि के अनुसार प्रायः हल करते हैं और उनका मान ज्ञात करते हैं, जो कि एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों, ये जो हो जाएगा यही कहलाएगा हमारा सारणिक अर्थात डिटरमिनेंट, जिसको कि हम मॉड a लिखकर या फिर डिटरमिनेंट a लिखकर या फिर त्रिभुज के चिन्ह से निरूपित करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। हमने जो हमारा आव्यूह लिया है उसका मॉड अगर हम लिखते हैं तो उसे हम हमारे उस आव्यूह का सारणिक पढ़ते हैं, अर्थात डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। और जो सबसे मुख्य बात है वो है कि केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं, यानी कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी डिटरमिनेंट के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एक कोटि के आव्यूह का सारणिक हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मान ले कि हमने जो एक कोटि का आव्यूह लिया है वो a है, जिसमें कि केवल एक एलिमेंट है, तो इसका सारणिक हम a के बराबर परिभाषित करते हैं। मान लीजिए कि हमने आव्यूह a लिया है जिसमें केवल एक अवयव है 10, तो यहाँ पर हमारा जो इसका सारणिक आ जाएगा अर्थात डिटरमिनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 10, क्योंकि ये जो हमने आव्यूह लिया है वो हमारा एक कोटि का है। आइए अब हम देखेंगे द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। मान लीजिए हमने एक आव्यूह लिया है द्वितीय कोटि का, जिसके की जो अवयव है अर्थात एलिमेंट्स हैं वो हैं a11, a12, a21 एंड a22। अब यहाँ पर हम अपने सारणिक को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो सारणिक को लिखेंगे तो उसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। मॉड में सभी एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देंगे जैसा कि हमारे मैट्रिक्स में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a11 मल्टीप्लाइड बाय a22 एलिमेंट एंड माइनस a21 मल्टीप्लाइड बाय a12 एलिमेंट, जहां से कि हमारे पास हमारे 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा a11 a22 माइनस a21 a12। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए हमने एक आव्यूह लिया है अर्थात मैट्रिक्स लिया है A, जिसके की एलिमेंट्स हैं x, x+1,
x माइनस 1 एंड x। अब हमें इसका सारणिक ज्ञात करना है, अर्थात डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो दोस्तों इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हमें फाइंड करना है तो हम उसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एज पर आवर गिवन मैट्रिक्स। इसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारे A11 एंड A22 एलिमेंट का माइनस A21 एंड A12 एलिमेंट का। सेम प्रोसीजर जब हम यहाँ पर अपनाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, जिसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, जिसे हम फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल लिया गया था उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है यूजिंग द सेम प्रोसीजर 1। तो इस प्रकार से आप द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं तृतीय कोटि के अवयव का सारणिक की ओर, जो कि यहाँ पर हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए अब हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हम 3x3 कोटि के अवयव का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों तृतीय कोटि के अवयव के सारणिक को हम द्वितीय कोटि के सारणिकों में व्यक्त करके ज्ञात करेंगे, जो कि एक सारणिक का एक पंक्ति या एक स्तंभ के अनुदिश प्रसरण कहलाता है। यानी कि किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन होगा, तब जाकर के हम ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पर एक और बात का हमें ध्यान रखना होगा, जो कि है कि हम तृतीय कोटि के सारणिक को 6 प्रकार से प्रसारित करते हैं। यानी कि अगर आप 3x3 मैट्रिक्स का एक्सपेंशन करेंगे तो आप उसे 6 टाइप्स में कर सकते हैं, रो 1, रो 2, रो 3 एंड कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। आइए अब एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। मान लीजिए हमने एक 3x3 मैट्रिक्स लिया है जिसके की अवयव हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब यहाँ पर हमें इस अवयव का सारणिक ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे डिटर्मिनेंट के रूप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जो एक्सपेंशन करेंगे वो हम हमारे फर्स्ट रो के अलोंग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम जो ये प्रसरण करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों अनुदिश करने के कुछ चरण होते हैं, आइए उन चरणों को जानते हैं जिसके माध्यम से हम इनका प्रसरण करेंगे। हमारा सबसे पहला चरण होगा R1 के पहले अवयव जो कि है A11, उसे हम -1 to the power 1 plus 1 multiplied by -1 to the power A11 में अनुलग्नों का योग और सारणिक की पहली पंक्ति R1 तथा पहला स्तंभ C1 के अवयवों को हटाने से प्राप्त द्वितीय कोटि के सारणिक को गुणा कीजिए। दोस्तों हमारा जो यहाँ पर पहला चरण कह रहा है वो कह रहा है कि हम हमारे जो R1 का पहला अवयव है उसे हम गुणा करेंगे हमारे दिए गए डिटर्मिनेंट के पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ को हटाने के बाद द्वितीय कोटि वाले सारणिक से गुणा करके, जिससे कि हमें ये प्राप्त हो जाएगा -1 to the power 1 plus 1 multiplied by A11 multiplied by 2x2 मैट्रिक्स, जिसके की एलिमेंट्स हैं A22, A23, A32, A33। दोस्तों पहले हम सभी चरणों को जान लेते हैं, उसके बाद हम उदाहरण के माध्यम से इस अनुदिश प्रसरण को देखेंगे। हमारा दूसरा चरण कहता है R1 के दूसरे अवयव A12 को -1 to the power 1 plus 2 multiplied by -1 to the power A12 में अनुलग्नों का योग और सारणिक की पहली पंक्ति R1 तथा दूसरे स्तंभ C2 के अवयवों को हटाने से प्राप्त द्वितीय क्रम के सारणिक को गुणा कीजिए। यहाँ पर हम प्रसरण करने वक्त ध्यान रखेंगे कि हमने जो एलिमेंट लिया है उसके रो तथा कॉलम को हटाने के बाद हमारे पास जो 2x2 मैट्रिक्स बचेगा उसका हम गुणा ज्ञात करेंगे और फिर हम उसे गुणा करेंगे -1 to the power
i प्लस j में, जहां पर i होगा वो होगा हमारे रो की संख्या और जो j होगा वो होगा हमारे स्तंभ की संख्या अर्थात कॉलम की संख्या। तो यही काम हम हमारे दूसरे अवयव के लिए भी करेंगे और यही काम फिर हम हमारे तीसरे अवयव के लिए भी करेंगे जो कि है A13। सेम प्रोसेस हम हमारे तीसरे अवयव के लिए भी दोहराएंगे जिससे कि हमें यहाँ पर प्राप्त होगा -1 to the power 1 plus 3 multiplied by A13 multiplied by 2 cross 2 मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स है A21, A22, A31 and A32। इसके बाद जो हमारा चौथा चरण होगा वो होगा कि A का सारणिक अर्थात मॉड A के व्यंजकों को उपरोक्त चरण 1, 2 और 3 से प्राप्त तीनों पदों का योग करके लिखिए। यानी कि हमने जो पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जो ज्ञात किया है उसे हम चौथे चरण में उन सबका योग करके लिख देंगे। जब हम उन सबका योग करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा, अगर हम किसी 3x3 मैट्रिक्स को R1 के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं तो A11 multiplied by A22 multiplied by A33 minus A32 multiplied by A23 minus A12 multiplied by A21 A33 minus A31 multiplied by A23 plus A13 multiplied by A21 multiplied by A32 minus A31 multiplied by A22। तो दोस्तों, जब हम एक 3x3 मैट्रिक्स को R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम R1 की बात कर रहे हैं और उसके प्रथम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर जो 2x2 मैट्रिक्स हमें यहाँ पर ज्ञात करना है उसके लिए हम प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ को हटा देंगे। इसी प्रकार से जब हम R1 के दूसरे अवयव की बात करेंगे तो हम वहां पर उसकी पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ को हटा देंगे और फिर बचे हुए 2x2 से हम उनका प्रसरण ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे अवयव की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर पहला रो तथा तीसरा स्तंभ को हटा देंगे और फिर बचे हुए 2x2 के सारणिक से उसे गुणा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इसी प्रकार से हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा -1 to the power जो हमारा एलिमेंट है उसके i तथा j का योग। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वहां पर हमारा i और j 1 1 है, इसलिए यहाँ पर हमने प्रयोग किया है -1 to the power 1 plus 1 multiplied by A11 अर्थात जो हमारा एलिमेंट है वो। उसके बाद जो हमारा 2x2 का सारणिक प्राप्त हो रहा है जब हम प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हटाते हैं तो जो कि है A22, A23, A32, A33। इसी प्रकार से हम हमारे दूसरे अवयव के लिए भी ये कार्य करेंगे तथा इसी प्रकार से हम हमारे तीसरे अवयव के लिए भी ये कार्य करेंगे और फिर उनका योग कर देंगे। जब हम इनका योग ज्ञात करेंगे तब हम ये कह सकते हैं कि हमने जो इनका पंक्ति R1 के अनुदिश किया है प्रसरण, तो हमें ये वास्तविक संख्या प्राप्त हुई है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं इसका। मान लीजिए हमने एक आव्यूह लिया है A जिसके की एलिमेंट्स हैं 3, -4, 5, 1, 1, -2, 2, 3, 1। अब हमें इसका डेटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डेटर्मिनेंट अर्थात सारणिक ज्ञात करने के लिए हम इसे पहले कुछ इस प्रकार के रूप में लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम इसे अगर प्रथम पंक्ति अर्थात R1 के अनुदिश प्रसरण करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे जो कि होता है A11 multiplied by A22 A33 minus A32 A23 minus A12 multiplied by A21 A33 minus A31 multiplied by A23 plus A13 multiplied by A21 A32 minus A31 A22। जब हम यहाँ पर इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 multiplied by 1 multiplied by 1 minus 3 multiplied by -2 minus -4 multiplied by 1 multiplied by 1 minus 2 multiplied by -2 plus
5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। जिसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारे गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 46। तो दोस्तों हम प्रथम पंक्ति अर्थात R1 के अनुदिश कुछ इस प्रकार से प्रसरण ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम हमारे तीनों पंक्ति तथा तीनों स्तंभ के अनुदिश प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि हम जो अवयव ले रहे होंगे वहां पर हम जो -1 to the power i plus j मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पर हमें i और j की वैल्यू ध्यान से रखनी होगी। उसके बाद जो हम 2 क्रॉस सारणिक का गुणा ज्ञात करते हैं तो वहां पर हम जिस अवयव को ले रहे होंगे उसके रो तथा कॉलम को हटा करके बचे हुए 2 क्रॉस 2 सारणिक से गुणा करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब दूसरी पंक्ति अर्थात R2 के अनुदिश का प्रसरण देखते हैं। यहाँ पर भी हम बिल्कुल उसी प्रोसीजर के द्वारा ज्ञात करते हैं प्रसरण। यहाँ पर जो हमारे I और J की वैल्यू होगी वो बदल जाएगी, जिसके कारण कि हमारा जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा और यहाँ पर हमारा जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जो हम लेते हैं वो सभी भी बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो रो हटाएंगे वो होगा दूसरा और कॉलम हमारे एलिमेंट्स के अनुसार, जिससे कि यहाँ पर हमें ये प्राप्त होगा। अगर हम R2 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो -A21 multiplied by A12 multiplied by A33 minus A32 multiplied by A13 plus A22 multiplied by A11 multiplied by A33 minus A31 multiplied by A13 minus A23 multiplied by A11 multiplied by A32 minus A31 multiplied by A12। सेम उसी प्रश्न को हमने यहाँ पर दोबारा लिया है, जिसको कि अब हम एक्सपैंड करेंगे अर्थात प्रसरण करेंगे R2 के रेस्पेक्ट में। तो जब हम इसको R2 के रेस्पेक्ट में प्रसरण करेंगे जिसमें कि हमने इन सभी के वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट किया है तो हमारे पास आ रहा है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेंशन रूल -1 multiplied by -4 multiplied by 1 minus 3 multiplied by 5 plus 1 multiplied by 3 multiplied by 1 minus 2 multiplied by 5 plus 2 multiplied by 3 multiplied by 3 minus 2 multiplied by -4। जिसे कि हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 46। इसी प्रकार से आप एक बार इसे R3 के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रथम स्तंभ अर्थात C1 के अनुदिश प्रसरण। दोस्तों C1 के अनुदिश प्रसरण में भी हम बिल्कुल उसी प्रोसीजर को दोहराएंगे, जहां पर कि हमें प्राप्त होगा प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसरण द्वारा सारणिक -1 multiplied by 1 plus 1 A11 और जो सारणिक होगा हमारा 2 क्रॉस 2 का वो हो जाएगा A22, A23, A32, A33। इसी प्रकार से हमारे दूसरे एलिमेंट का मान आ जाएगा -1 to the power 2 plus 1 multiplied by A21, जहां पर हमारा 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट हो जाएगा A12, A13, A32, A33। सिमिलरली फॉर द थर्ड एलिमेंट, जहां से कि हमारे पास आ जाएगा -1 to the power 3 plus 1 A31 और जो 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट होगा वो हो जाएगा A12, A13, A22, A23। जिसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा A11 multiplied by A22, A33 minus A32 multiplied by A33 minus A21 multiplied by A12 multiplied by A33 minus A32 multiplied by A13 plus A31 multiplied by A12 multiplied by A23 minus A22 multiplied by A13। तो दोस्तों इस प्रकार से हम C1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि हम एक्सपेंशन करेंगे C1 के अलोंग। सेम हमने वही प्रश्न को यहाँ पर लिया है जिसका कि अब हम प्रसरण करेंगे प्रथम स्तंभ के अनुदिश। तो दोस्तों जब हम इसका प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 multiplied by 1 multiplied by 1 minus 3 multiplied by -2 minus 1 multiplied by -4 multiplied by 1 minus 3 multiplied by 5 plus 2 multiplied by -4 multiplied by -2 minus 1 multiplied by 5। जिसे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर भी हमारे पास जो
हमारा डिटर्मिनेंट आ रहा है वो आ रहा है 46। तो दोस्तों ये जो उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आप 3x3 कोटि के आव्यूह का सारणिक चाहे C1, C2, C3 या R1, R2, R3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो आपके पास जो इनका सारणिक आएगा सेम ही संख्या आएगी। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे किसके अनुदिश प्रसरण करना चाहते हैं। तो दोस्तों इनका प्रसरण सीखने के लिए आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आप उनका प्रसरण करना आसानी से सीख जाएंगे। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं सारणिक के बारे में। तो दोस्तों कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम डिटर्मिनेंट उस पंक्ति या उस स्तंभ अनुदिश एक्सपेंशन करते हैं जिसमें कि हमारे शून्यों की संख्या अधिकतम होती है। साथ ही सारणिकों को प्रसरण करते समय हमें -1⁻i+j से गुणा करने के स्थान पर हम i+j के सम या विषम होने के अनुसार +1 या -1 गुणा कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है कि अगर हमारे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर n है, उसे हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं कि जो a है हमारा वो k b के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम उनके सारणिक के बीच रिलेशन ज्ञात करें तो वो हमारे पास आएगा सारणिक a बराबर k⁻n सारणिक b, जहाँ पर हमारे जो n की संख्या होगी वो 1, 2 और 3 होगी। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें सारणिक के बारे में, और इसी के साथ हमारे सारणिक का पहला भाग की वीडियो समाप्त होती है। आज की वीडियो पर आधारित आपको बहुत से प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें, ताकि डिटर्मिनेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा सारणिक की भूमिका तथा सारणिक के बारे में जाना। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे सारणिकों के गुणधर्म। धन्यवाद।